हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 से लेकर 24 सितंबर 2023 का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, करंट अफेयर क्या है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, तो उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं, चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं शक्तिकांत दास जी। आप सभी को पता है शक्तिकांत दास जी जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और अभी हाल ही में इन्हें अमेरिका स्थित पत्रिका है एक ग्लोबल फाइनेंस ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। तो शक्तिकांत दास जी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, इनको वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। एक पॉइंट ये हो गया। एक एडिशनल पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसी साल इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर, ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जब चर्चा में थे, तो ये भी याद रखिएगा। गवर्नर ऑफ द ईयर भी हैं शक्तिकांत दास जी और अभी शीर्ष केंद्रीय बैंकर का भी दर्जा दिया गया है। अब शक्तिकांत दास जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, तो यहाँ से भी पॉइंट याद होने चाहिए स्टैटिक। तो याद रखिएगा ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25 नंबर के। जो आरबीआई है इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना की गई थी 1935 में और जब मुख्यालय स्थापना हुई थी इसकी, तब मुख्यालय कहाँ पे था? तब था कोलकाता में। और उसके बाद 1937 में मुख्यालय मूव करके कर दिया गया मुंबई में। फिर है श्री मनीष देसाई जी। अभी हाल ही में ये पीआईबी यहाँ के प्रधान महानिदेशक बने हैं। पीआईबी क्या है? पीआईबी है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि पत्र सूचना कार्यालय। तो श्री मनीष देसाई जी पत्र सूचना कार्यालय के नए प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं। इसके पहले इस पद पे थे राजेश मल्होत्रा जी, जो कि अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए थे और इनके बाद अब मनीष देसाई जी नए प्रधान महानिदेशक बना दिए गए हैं पीआईबी के। जो पीआईबी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसका 1919 में किया गया था, 1919 में, और महानिदेशक बन गए हैं मनीष देसाई जी। फिर यहाँ पे अंटार्कटिका से न्यूज़ है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यहाँ पे काफ़ी सालों से जो रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, ये यहाँ पे शोध कर रहे थे और अपने सहयोगियों के बीच इन्होंने स्थानीय भाषा शैली का विकास कर लिया है। एक नई भाषा शैली को विकास कर लिया वहाँ पे वैज्ञानिकों ने कम्युनिकेशन के लिए। ये जो भाषा है इसे अंटार्कटिका डायलेक्ट का नाम दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे एमरसन नांगांगवा। तो ये जो एमरसन नांगांगवा हैं ये हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जिम्बाब्वे में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, यहाँ पे इन्होंने जीत दर्ज की और दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। तो जो जिम्बाब्वे है यहाँ से स्टैटिक आपको याद होना चाहिए। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। राष्ट्रपति बन गए हैं फिर से एमरसन नांगांगवा और मुद्रा है यहाँ पे एक तो जिम्बाब्वियन डॉलर भी है और यूएस डॉलर भी चलता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे वैज्ञानिकों से न्यूज़ है। जापान के शोधकर्ता हैं, इन्होंने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक के कणों का खोज किया है। तो जापान के शोधकर्ता हैं ये, इन्होंने बादलों में माइक्रो प्लास्टिक कणों का खोज लगाया है। ये जो खोज है ये जलवायु और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को लेकर की गई थी। वहीं पे ये कणों का पता लगाया गया है बादलों में। फिर नेपाल से न्यूज़ है। तो 5वीं सदी के यहाँ पे बौद्ध स्तूप थे, जिसका 2015 में जब नेपाल में काफ़ी डेंजरस भूकंप आया था, वहाँ पे ये बौद्ध स्तूप जो है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। तो भारत के सहयोग से दोबारा इसे बनाया गया। ये 5वीं सदी का जो बौद्ध स्तूप था, अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। तो नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं इनका नाम है नवीन श्रीवास्तव, याद रखिएगा। नवीन श्रीवास्तव कौन है? नेपाल में भारत के राजदूत। इन्होंने सिटी मेयर के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस 5वीं सदी के बौद्ध स्तूप का अनावरण किया है। इसके बाद पुर्तगाल से न्यूज़ है। तो पुर्तगाल के ओडेमीरा में यहाँ पे मम्मीकृत मधुमक्खियाँ खोजी गई हैं खोजकर्ताओं के द्वारा, और ये बताया जा रहा है कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये लगभग 3000 साल पुरानी हैं। मम्मीकृत अवस्था में खोजी गई हैं ये मधुमक्खियाँ। तो पुर्तगाल के ओडेमीरा में खोजी गई हैं, यहाँ से याद रखना है। फिर यहाँ पे जापान से न्यूज़ है। तो जापान ने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है। जापान की स्पेस एजेंसी है, जैसे अमेरिका में नासा, इंडिया में इसरो, इस तरह जापान में जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है जाक्सा।
जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2003 में। तो ये वहाँ की स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसे शॉर्ट में जाक्सा कहा जाता है। तो इन्होंने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है। H2A वाहक रॉकेट 47 से एक्सरे इमेजिंग तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जिसे शॉर्ट में XRISM, याद रखिएगा, मिशन का नाम है XRISM। इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ये जापान का पहला चंद्र मिशन है। और जो जापान की स्पेस एजेंसी है, इसका नाम भी याद रखिएगा, जाक्सा। कब स्थापना की गई थी? 2003 में। फिर यहाँ पे भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक हैं और लेखक भी हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए 13 प्रतियोगियों में से सूचीबद्ध किया गया है। जो बैली गिफोर्ड पुरस्कार है, ये 50,000 पाउंड स्टर्लिंग वाला पुरस्कार होता है और इसी पुरस्कार के लिए इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको पुस्तक का नाम याद रखना है। कई बार बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन बनते हैं, आपको पुस्तक का नाम दे देगा, जैसे कि द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेखक कौन है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। इसके बाद चाइना से न्यूज़ है। तो चाइना में फूजियो प्रांत है, वहाँ की राजधानी है फूजो। यहाँ पे एक शक्तिशाली तूफान के प्रभाव से भारी बारिश हुई है और हज़ारों लोगों की यहाँ पे लाइफ डेंजर में थी, जिनको सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया गया है। तो यहाँ पे आपको तूफ़ान का नाम याद रखना है। तूफ़ान का नाम था हाईकुई। तूफ़ान का नाम था हाईकुई। कहाँ पे आया था? चीन के फूजियो प्रांत की राजधानी फूजो में, और नाम हाईकुई। फिर अमेरिका से न्यूज़ है। तो अमेरिका की सेना ने अभी हाल ही में कैलिफोर्निया के वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस में मिनटमैन 3 नाम की एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्या नाम है? मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 मिसाइल है, जो कि एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में अमेरिका की सेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। फिर यहाँ पे एक पुरस्कार है जो कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने डिंडोरी की कृषक हैं श्रीमती लहरी बाई, इनको श्री अन्य प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया है। तो क्या आपको याद रखना है? 2021-22 का याद रखिएगा। 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान किसे दिया गया है? डिंडोरी की लहरी बाई को। और किसने दिया है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर यहाँ पे है सहकारिता विश्वविद्यालय। तो मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है पहला सहकारिता विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश में भोपाल में। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो यहीं पे पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम कौन है? सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी। गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? तो ये हैं मंगू भाई पटेल। और कैपिटल क्या है? राजधानी ये है भोपाल। तो ये एडिशनल पॉइंट याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इसी कारण से जो मालदीव का चुनाव आयोग है, उन्होंने भारत में आमंत्रण भेजा था और उनके आमंत्रण पे निर्वाचन आयुक्त जो हैं यहाँ के श्री अरुण गोयल जी, भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं श्री अरुण गोयल, ये मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव 2023 में जो होने वाले हैं इसके संचालन का निरीक्षण करने के लिए मालदीव यात्रा पे गए थे। इसके बाद एक संगोष्ठी है जो कि किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी है और इस तरह की ये पहली वैश्विक संगोष्ठी है। हाल ही में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो आपको यहाँ से प्लेस याद रखना है, कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। किसने किया है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे एक MOU है जो कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके अलावा सियरा लियोन के सूचना और संचार मंत्रालय के बीच में एक MOU का जो साइन होना था, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
ये जो MOU है यानी समझौता ज्ञापन है, इसका उद्देश्य है दोनों देशों की जो डिजिटल परिवर्तनकारी पहले हैं इनके कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और अनुभव तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित समाधान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तो किन दो देशों के बीच में साइन हुआ है MOU? भारत और सिएरा लियोन के बीच में, ये याद रखना है। फिर इसके बाद एक योजना है, तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 4 वर्ष के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना के चरण 3 को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, ई-कोर्ट परियोजना का चरण 3 है ये, जिसको मंजूरी दी गई है, जिसमें जो अमाउंट है ये 7,210 करोड़ रुपए का है। आगे बढ़ते हैं खेल समाचार की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रैंड स्लैम है टेनिस का। देखिए, कई बार आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, विंबलेडन और US ओपन। तो अभी हाल ही में साल का अंतिम एवं चौथा ग्रैंड स्लैम जो कि है US ओपन संपन्न हुआ है। और इस साल के टूर्नामेंट के विजेता की बात करें तो पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। पुरुष एकल वर्ग की बात कर रहे हैं। इन्होंने फाइनल में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराया है। अब देखिए, स्पोर्ट्स से जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कैसी चीज़ें याद रखनी है। अगर आप किसी टूर्नामेंट का बारे में पढ़ रहे हैं, टूर्नामेंट का नाम आता है, तो आपको पता होना चाहिए टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। अगर कहीं पे खिलाड़ी का नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और वो किस टीम या देश के लिए खेलता है। तो जैसे यहाँ पे नोवाक जोकोविच हैं, तो किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। इन्होंने इस साल का US ओपन पुरुष एकल वर्ग जीता है, फाइनल में हराया है डेनिल मेदवेदेव को। ये कहाँ के हैं? ये रूस के हैं। वहीं पे अगर महिलाओं की बात करें तो जो महिलाओं का एकल वर्ग था, यहाँ पे फाइनल में कोको गाफ ने आर्याना साबालेंका को हरा के इस टूर्नामेंट को जीता है। फाइनल में कोको गाफ जीती हैं, जो कि अमेरिका की हैं, और उपविजेता रही हैं आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। भारत की तरफ से बात करें तो यहाँ पे भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। इन्होंने पुरुष युगल वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया है और इन्होंने मैथ्यू एब्डेन के साथ मिलकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल में इनकी टीम हार गई। और यहाँ पे चर्चा में ये इसलिए रहे हैं क्योंकि बोपन्ना जो है, ये इनकी एज थी 43 वर्ष और US ओपन का फाइनल खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी ये बने हैं। इसके अलावा जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने 4 बार US ओपन जीता है। इसके अलावा इन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 7 बार विंबलडन जीता है और 3 बार फ्रेंच ओपन जीता है। और ये जो US ओपन था, इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। तो ये आपको एडिशनल फैक्ट याद रखने हैं। फिर यहाँ पे बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो अभी हाल ही में डेनमार्क के स्टार शटलर हैं विक्टर एक्सेल्सन, ये हैं विक्टर एक्सेल्सन। इन्होंने चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। पुरुष एकल वर्ग की बात हो रही है। तो पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में डेनमार्क के स्टार शटलर विक्टर एक्सेल्सन ने फाइनल में चीन के ली गुआंगजू, चीन के शटलर हैं ली गुआंगजू, इनको फाइनल में हरा के इस साल का चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग का जो खिताब था, ये दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने जीता है। दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया है। तो दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने फाइनल में अकाने यामागुची को हरा के इस साल का चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। तो पुरुष एकल वर्ग का भी नाम याद रखना है, महिला एकल वर्ग का भी नाम याद रखना है, विजेता का भी नाम याद रखना है, उपविजेता का भी नाम याद रखना है, प्लस किस खेल से संबंधित हैं और किस देश के लिए खेलते हैं, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर यहाँ पे तीरंदाजी की बात कर रहे हैं। तो भारत के तीरंदाज हैं प्रथमेश जावकर। प्रथमेश जावकर पूछ सकता है आपसे कि प्रथमेश जावकर जो हैं किस खेल से संबंधित हैं या किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तीरंदाज हैं। तो इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और वहाँ पे रजत पदक जीता है। इसके अलावा इन्होंने विश्व कप के दूसरे स्टेज में कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता था। और ये जो तीरंदाजी का विश्व कप हो रहा है, इसमें भारतीय तीरंदाजों ने अलग अलग चरणों में 7 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। फिर यहाँ पे अंडर 16
सैफ चैम्पियनशिप, जो कि फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट है। सैफ चैम्पियनशिप फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट होता है और ये अंडर 16 सैफ चैम्पियनशिप थी। तो भारत की युवा फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराया और इस साल का ये अंडर 16 फुटबॉल सैफ चैम्पियनशिप जीत लिया है। सबसे ज़्यादा बार भारत ने ही इस टूर्नामेंट को जीता है। भारत ने सबसे ज़्यादा बार 5 बार जीता है और इस साल का भी ये जो टूर्नामेंट था अंडर 16 सैफ चैम्पियनशिप, ये भी भारत ने जीत लिया है। फिर यहाँ पे बास्केटबॉल विश्व कप की बात हो रही है, तो इस साल का जो विश्व कप था इसे जर्मनी की टीम ने जीता है। टूर्नामेंट के फाइनल में जर्मनी ने सर्बिया को 83-77 के स्कोर से हराया है और इस साल का बास्केटबॉल का विश्व कप जीता है। जर्मनी ने पहली बार बास्केटबॉल का विश्व कप जीता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एशियन टेबल टेनिस से न्यूज़ है। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई थी ये एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, जिसमें भारत की जो पुरुष टीम है तो इन्होंने स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो पुरुष टीम स्पर्धा में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में चीन ताइपे की टीम ने हराया है, जिसके बाद भारत को यहाँ पे कांस्य पदक से संतुष्टि करनी पड़ी। फिर यहाँ पे एक और बैडमिंटन का टूर्नामेंट है जो कि है इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब। तो भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं किरण जॉर्ज। इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 टूर्नामेंट शानदार प्रदर्शन करते हुए इस खिताब को जीत लिया है। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में जापान के ताकाहाशी को हराया है और इस साल का इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब, जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, उसे जीत लिया है। फिर यहाँ पे G20 से न्यूज़ है। तो देखिए 2023 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था G20 के नज़रिए से बात करें तो। क्योंकि जो इसकी प्रेसिडेंसी थी, अध्यक्षता थी, ये भारत के पास थी। भारत अध्यक्षता 2023 में G20 का। भारत ने इस साल के लिए इसकी थीम रखी थी वासुधैव कुटुम्बकम। याद रखिएगा, पहले ही बता चुका हूँ, थीम रखी गई थी वासुधैव कुटुम्बकम। तो अभी हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। G20 समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। तो कुछ पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, जैसे कि थीम, अध्यक्षता, और इसके अलावा अब इस साल का शिखर सम्मेलन हो गया है तो जो अध्यक्षता है ये अब दे दी गई है ब्राज़ील को। याद रखिएगा, जो अध्यक्षता है अब भारत के पास आ गई है, भारत के बाद आ गई है ब्राज़ील के पास। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शिखर सम्मेलन समाप्त करने के बाद यहाँ पे ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, इनको अध्यक्षता सौंप दी है। तो अगले साल अब ब्राज़ील G20 का अध्यक्ष होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो G20 है इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता था, जिसमें 19 देश थे प्लस यूरोपियन यूनियन था, तो टोटल हो गए 20 मेंबर, तो इसे G20 कहा जाता था। अब क्या है, अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर लिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। कौन सा नाम सदस्य जोड़ा गया है? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के अंदर अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल होंगे। तो अब ये G20 के बाद G21 बनने वाला है। तो अभी कौन कौन मेंबर थे इसमें G20 में? देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 20 हो गए। और अब एक और सदस्य का नाम आपको याद रखना है, अफ्रीकन यूनियन। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि स्पेन को एक स्थायी और गैर सदस्य के रूप में हर साल आमंत्रित किया जाता है G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए। फिर अभी हमने जापान की स्पेस एजेंसी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी थी, जाक्सा से, जिन्होंने चंद्रमा के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च किया था। तो अब भारत और जापान के बाद अमेरिका भी जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने की तैयारी में है। तो एक रोबोट को इसके लिए तैयार किया गया है जिसका नाम है वाइपर। ठीक है, वाइपर। इसको दक्षिणी ध्रुव पे भेजा जाएगा और वहाँ पे जाके ये वहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव पे बर्फ़ है और सांद्रता है उसकी खोजबीन करेगा। जो वाइपर है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वाइपर का फुल फॉर्म है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। वाइपर का नाम है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। और ये अमेरिका का मिशन है। आप सभी को मैंने बताया कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है ये है नासा। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में
और यहाँ के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। तो ये फैक्ट आपको एडिशनली याद रखना है यहाँ से। फिर यहाँ पे C-295 मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन है। C-295 मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन, तो ये भारत को स्पेन से मिलने वाला था और अभी हाल ही में भारत को पहला C-295 मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन मिल चुका है। इसे वायुसेना के जो प्रमुख हैं हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी, ये स्पेन से लेकर अभी हाल ही में भारत पहुँचे हैं और बताया ये जा रहा है कि जो प्लेन है 2024 से भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पे पोषण सप्ताह या पोषण माह की बात करें तो सितंबर का जो महीना है, सितंबर का महीना जो है याद रखिएगा, ये भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और जो पहला सप्ताह होता है ये पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में खाद्य और पोषण बोर्ड के द्वारा वर्ष 1982 में, याद रखिएगा, वर्ष 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की गई थी, जो कि सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता था। और इसका मेन एम ये होता है कि भारत में जो लोग हैं उनको पोषण के बारे में जागरूक किया जाए। आगे बढ़ते हैं MCQ की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे खेल के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन जो हैं ये किस खेल के विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं, ये बताना है। तो ये शतरंज के विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं। फिर इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट है, मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने किस वर्ष ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया था, तो वो वर्ष था 2008। फिर है, किस फुटबॉलर के नाम फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड है, तो ये फुटबॉलर हैं मिरोस्लाव क्लोज। नेक्स्ट है, इस वर्ष किस खिलाड़ी ने अटलांटा ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, तो इस वर्ष जीते हैं टेलर फ्रिट्ज। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन हैं, तो विश्व के पहले बल्लेबाज हैं हर्षल गिब्स। फिर है, इनमें से किस देश ने वर्ष 2023 में महिला इमर्जिंग एशियन कप जीता है, तो ये प्रतियोगिता जीती गई थी भारत के द्वारा। फिर है, बिग बैश लीग किस खेल से संबंधित एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है, तो ये लोकप्रिय प्रतियोगिता है क्रिकेट की। जिस तरह से भारत में IPL होता है उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में BBL यानी कि बिग बैश लीग होता है। फिर है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है, तो ये हैं साक्षी मलिक। फिर है, इनमें से किस अमेरिकी एथलीट ने रियो ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये एथलीट हैं सिमोन बाइल्स। फिर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्यतः कितने मिनट का खेल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मिनट। फिर इनमें से कौन भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य चयनकर्ता हैं, तो इसका राइट आंसर है अजीत अगरकर, इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया था। फिर है, दीक्षा डागर ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये प्रतिनिधित्व करती हैं गोल्फ में। फिर है, भारत ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, पहला टेस्ट मैच की बात हो रही है तो भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। फिर है, रोनाल्डो ने सऊदी अरब के किस क्लब के साथ करार किया है, इसका राइट आंसर होगा अल नासर। फिर है, इस वर्ष किस देश ने फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, इसका आंसर है स्पेन। फिर है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो इसका आंसर होगा 26। फिर ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, तो इसका राइट आंसर होगा केन विलियमसन। फिर वर्ष 2023 में विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आयोजन हुआ था जॉर्डन में। फिर भवानी देवी ने इस वर्ष एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने पदक जो जीता है ये है कांस्य पदक। इस वर्ष एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कांस्य पदक जीता है। फिर भारत ने कितनी बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो भारत ने टोटल 4 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट है, इस वर्ष किस टेनिस खिलाड़ी ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो इस वर्ष जीते हैं कार्लोस अल्कराज। फिर है, वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक टीम में वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी।
फिर है इस वर्ष किस टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो इस वर्ष जीती है सौराष्ट्र की टीम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा खिलाड़ी एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करेगा? तो एशियन गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। आगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। फिर है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन था? तो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1119 ईस्वी का, ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। फिर है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर किसने स्वतंत्र किया था? तो स्वतंत्र किया गया था मुर्शिद कुली खां के द्वारा। फिर नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो ये कानून बना था 1856 में। फिर है कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो ये द्वीप है जावा। फिर है काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये तीनों जगह काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है? तो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है ये जैव पदार्थों से भरपूर होती है? इसका आंसर है काली मिट्टी। फिर है किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो ये है लेटराइट। नेक्स्ट है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। फिर है भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो इसका आंसर है 58%। फिर है राष्ट्रीय आय से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो ये योगदान है 20% का। फिर आपको बताना जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 5वें नंबर पे है भारत। नेक्स्ट आपको बताना है पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत ये है 3रे नंबर पे। फिर इनमें से कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो ये हैं चार्ल्स बैबेज। फिर आपको बताना सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर था एनिएक। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कारक सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1946 में। फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो ये आई थी 1960 में। फिर आपको बताना है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो यह है संगणक। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनके परामर्श से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। फिर अब भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। फिर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। फिर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो वहीं क्वेश्चन घुमा के देखिए फिर से आ गया, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। फिर आपको यहाँ पे प्राक्कलन समिति के सदस्यों के बारे में स्टेटमेंट बताया गया है, आपको बताना सही कौन सा है। तो जो प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं ये केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये तीनों ही हार्मोन का स्राव होता है। फिर है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो नियंत्रण करता है सेरिब्रम। फिर है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कूटपात के द्वारा। क्या करना, पृथ्वी में कुल कितने महासागर हैं? तो कुल 5 महासागर हैं पृथ्वी में। कितने महाद्वीप हैं? तो कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। फिर बताना विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ये है रूस। फिर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। यहाँ पे जो यक्षगान है ये कर्नाटक से संबंधित है। फिर है गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है?
तो ये त्यौहार है राजस्थान का। फिर आपको बताना है रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट आपको बताना है कि लावड़ी और लेजिम ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। लास्ट में देखते हैं स्मृति से। सबसे पहले यहाँ पे दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं आर.एस. शिवाजी। ये तमिल अभिनेता हैं, कॉमेडी फिल्मों के लिए मशहूर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि आर.एस. शिवाजी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थे। फिर यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है यानी कि एसपीजी, यहाँ के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा जी का भी हाल ही में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये एसपीजी के निदेशक थे। इन्हें 2022 में 1 साल का सेवा विस्तार भी दिया गया था। हाल ही में 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अरुण कुमार सिन्हा इनका नाम आपको याद रखना है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियोस अवेलेबल हैं। एनालिसिस अक्टूबर की स्टार्ट हो गई है, एक पार्ट आ भी चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाके उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है प्रतियोगिता दर्पण। जो PDF है आपकी इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगज़ीन हैं उनका भी PDF मिल जाएगा। जॉब अलर्ट्स हैं, जॉब नोटिफिकेशन हैं, डेली करंट अफेयर, वोकैब जीके सब कुछ एक प्लेस पे अवेलेबल है, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।